हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको पूरी ब्लैंक स्लाइड दिख रही होगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें मैं आज बोलूँगी टोटल और आपको लिखना है, ठीक है? क्योंकि पीडीएफ आज इसकी तैयार नहीं हो पाई है, सो दैट आई होप कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। जहाँ पे भी आप नहीं लिख पाएंगे दोबारा वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। बस आपको एकदम से ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें लिखते जाना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे, तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं, यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, ठीक है? तो ये लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर ही है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा अटपटा हुआ होगा, बट मैं स्पष्ट बोलूँगी, इसलिए आपको मेरे बोलने पे ध्यान देना है, ठीक है? तो क्या बात करने वाले हैं, संविधान के निर्माण की बात करने वाले हैं। तो देखिए, संविधान का निर्माण यानी कि संविधान की मांग कैसे उठी, उसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको यदि याद हो तो हमने बात की थी 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था, ना कि संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है? और इस टॉपिक से आपके स्टेट पीसीएस या वनडे लेवल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी का ऐसा कुछ खास यहाँ पे कुछ कमेटियां हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज जो अभी मैं फैक्ट लिखवाने वाली हूँ उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? बट आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपका बिहार का 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम है, तो यदि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग कैसे उठती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि 1934 में क्या हुआ था कि बी.एन. राव ने संविधान सभा के गठन का क्या किया था, विचार रखा था। इसको पॉइंट को नोट करिए, ठीक है? कि सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग है वो संवैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से किसने की थी। मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार ये बी.एन. राव जी आते हैं और मांग करते हैं कि भैया हमें संविधान चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ोगे या कि जो भी अभी हम लोगों ने ये कुछ एक्ट पढ़े हैं, जितने भी, चाहे 1773 का हो, चाहे 1781 का हो, चाहे 1919 का हो, उन सब में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है? भारतीय किस तरीके से अपने डायरेक्टली नहीं कह रहे थे कि संविधान चाहिए, बट कैसे कैसे अपनी मांगों को वो सामने रखते हैं, उनके कैसे कैसे उनको पाने के लिए करते हैं, किस तरीके से बाद में ये संविधान तक पहुंचते हैं, वो सारा प्रोसेस आप अधिनियम के तहत, और जितना भी मतलब आप जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ से सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि मांग हमारी पहले से मतलब पहले से स्टार्ट ही थी, लेकिन यहाँ पे बी.एन. राव जो थे औपचारिक रूप से। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे, कौन सी पर्सनालिटी थी, या कब किया गया था? तो बी.एन. राव, ठीक है? यहाँ पे आपको जो ये नाम देखने को मिलेगा, किसका नाम आएगा? वी.एन. राव जी का नाम आपके सामने आएगा। तो इन्होंने 1934 यानी कि 1934 में क्या किया था, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी या संविधान की मांग की थी। तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ, सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे M.N. राय हैं, ठीक है? तो ये जो पर्सनालिटी का नाम मैंने बताया तो M.N. राय करके हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा सही कर लेना है। अब इसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके हिस्ट्री में ले जाऊँ, जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही संविधान की मांग यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो 1922 में क्या हुआ था, ये डेट आप लिखते जाइएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं यार, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ स्किप ना करें तो बेटर होगा। पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है? 1922 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान है यानी कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो 1922 में ये किसका स्टेटमेंट है? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे और डायरेक्ट पीटी में भी आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ पे कि गांधी जी का कथन था कि मतलब भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा बने गए, कब कहा गया था? 1922 में, ठीक है? उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कब कहा था यहाँ पे? 1938 में। ऐसा वो कहते हैं कि जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जब उसका निर्माण होगा कैसे होगा, तो वहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, वयस्क मताधिकार की बात आती है, वोटिंग राइट दिया जाता है, महिलाओं को लिए भी बात की जाती है।
ये जो एक्ट थे उनमें हमने बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या होता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या होता है कि संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी, 389 रखी गई थी। अब देखिए यहाँ पे मेन जो बात आती है ना कि ये सब तो ठीक था कि यहाँ पे मांग वगैरह जो रखी जाती है, कैबिनेट मिशन आती है, उसके तहत बात की जाती है। कैबिनेट मिशन जब आई थी हमारी, ठीक है, कब आई थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है कि जब संविधान का हमारे गठन हो चुका था, संविधान का नहीं, संविधान सभा का, ठीक है, तो उस संविधान सभा में क्या किया गया था यहाँ पे कि कितने मेंबर्स ये नियुक्त किए गए थे। देखिए अभी हमारे पार्लियामेंट में देखेंगे, चाहे आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या आपकी विधानसभा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे आप क्या देखते हो, हमें देखने को मिलता है सीटें फिक्स की गई। यानी कि अभी 543 क्या है, निर्वाचित होते हैं, 2 नॉमिनेट होते हैं, यानी कि टोटल 50, यानी कि 545, यहाँ पे कितने 545 लोग जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो इसमें जो बात की गई, यहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि 43 ही होते, ठीक है, ये 43 ही नॉमिनेट मतलब कि इलेक्टेड होते हैं, 2 राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में, वो होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की सीटें रिजर्व हो गई या फिक्स हो गई। उसके बाद ये जो फिक्स सीटें हैं, हर एक स्टेट की विधानसभाओं के कुछ मेंबर्स के लिए क्या है, ये फिक्स है कि जो भी जहाँ मतलब जनसंख्या के अनुपात पे होता था, उसी तरीके से जब संसद वही उसी का ये न्यू वर्जन आप कह सकते हो कि जो संविधान सभा थी उसी का न्यू वर्जन आपका संसद है, ठीक है। तो वहाँ पे कितनी सीटें अलॉट की गई थी, या कितने वहाँ पे मतलब कि सदस्यों की संख्या होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे चाहे सदस्य कहें चाहे सीट कहें, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि एक सीट पे एक ही सदस्य आ सकता था। 389 जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था तब सीटें कितनी थी या सदस्य संख्या कितनी थी, 389। अभी आगे काफी बड़ा घपला होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे 389 मेंबर्स तो कर दिया गया, और इनमें से क्या डिवाइड किया गया था कि 296 जो सीटें हैं किसे दी जाएंगी, नोट करते जाना ये सारा डाटा, पूरा मैं जितना समझा रही हूँ वो सब कुछ नहीं नोट करना। मैंने क्या बताया कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 389, ठीक है। तो आपको कितना लिखना है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या और उसके आगे डैश करके 389 लिखना, बस यही नोट्स बनाने का सही तरीका होता है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे कि इनमें से 389 में से यहाँ से ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, ज़्यादा कहीं जगह देने की जरूरत नहीं है, कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को इसमें से डिवाइड कर दी गई, ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या था कि हमारा भारत कहीं ब्रिटेन में नहीं था, ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आके कब्जा कर लिए थे, और जहाँ पे पूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रशासनिक हर तरीके का शासन संचालन अंग्रेज कर रहे थे, वो कहा जाता था कि ये ब्रिटिश भारत का भाग है, ठीक है। तो कुछ तो देसी रियासत राजा रजवाड़ों का हो गया, और कुछ में सीधे का सीधे अंग्रेजों का आधिपत्य होता था, उसे ही हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो कितनी सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी, 296, और 93 सीटें कितनी किसको दी गई, देसी रियासतों को दी गई। लेकिन अब क्या होता है, ये सीटें आवंटित तो कर दी गई, अब जो यहाँ पे ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई, और 1900 मतलब कि जो 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन कहाँ से किया जाना था, 11 गवर्नरों के प्रांतों, और 4 का जो चयन था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। इन सीटों में भी डिवाइड कर दिया गया, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या कहाँ से किया जाना था, बस इतना याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें अलॉट की गई थी और देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें अलॉट की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हर प्रांत व देसी रियासतों यानी कि छोटे अथवा जो भी बड़े आपके राज्यों के समूह में को उनकी क्या जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। कैसे आवंटित की जानी थी, जनसंख्या के अनुपात पे, ठीक है। आज भी प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट का अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए आप कि हर एक प्रांत या देसी रियासतों में, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देसी रियासतों, सीटें अलॉट कैसे की गई थी, जनसंख्या के अनुपात में। और वो जनसंख्या का अनुपात क्या था उसको भी आपको लिखना है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोगों को सीट मिली। कितने लाख की जनसंख्या, 10 लाख, यही पूरा सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पर एक सीट। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये आवंटित तो हो चुकी थी, और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को क्या किया गया कि आवंटित की गई सीटों का यानी कि जो निर्धारण
3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था और हो चुका था। और ये 3 समुदाय क्या थे? यहाँ पे जो समुदाय है, इन्होंने तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात खैर पहले ही कर दी थी और पूना पैक्ट वगैरह तो सब कुछ आ ही चुका था, ठीक है। यहाँ पे यानी कि पूना पैक्ट मैंने क्यों नाम लिया, आप लोगों को ये अभी बताना, अभी के अभी तुरंत बताइए आप लोग कमेंट करके कि जो पूना पैक्ट है किस किस के बीच में हुआ था। मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए आई होप कि आप बता सकते हैं और किस वजह से हुआ था। थोड़ा ये बताइए किस किस के बीच हुआ, किस वजह से हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए तो पहले 1909 के अधिनियम में क्या कर दिया, अलग से निर्वाचन की बात कर दी। उसके बाद उनको चैन पड़ी नहीं, 1919 में उन्होंने इसको और बढ़ाया और कर दिया हिंदू मुस्लिम। और उसके बाद जो अलग जाति धर्म के सिख ईसाई, इनके लिए भी अलग से सीटों का आरक्षण कर दिया, ठीक है। अभी इसमें से अभी इनको पेट भरा नहीं, अभी इससे चैन मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए भी यहाँ पे अब क्या कर दिया, अलग से यहाँ पे निर्वाचन की बात कर दी। यानी कि हिंदू में ही ये बांटने लगे। हम तो ठीक है अलग अलग धर्म के थे कि सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में तो ऑब्वियस है कि वो डिवाइड कर ही चुके थे। लेकिन अब हिंदू दलित के अंदर यानी कि जो दलित वर्ग है वो हिंदू ही हिंदू समाज के ही हमारे सदस्य हैं। लेकिन उन्हें क्या किया गया कि इन्होंने उन्हें भी अलग करने की कोशिश की गई। और आप स्पेक्ट्रम के 300 प्लस कुछ पेज है वहाँ के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ना कि किस तरीके से पूरा उसमें डिटेल से समझाया गया है कि जो दलित थे, देखिए कि इनका मतलब कि उन्होंने हालांकि जो भी किया, भीमराव अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे। गांधी जी ने भी फिर अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मतलब अनशन किया था। उनका ये कहना था कि देखो यार, मतलब आप हिंदू में डिवाइड मत करो, दलितों के लिए हम सीट रिजर्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अब इसे अलग धर्म मत बना दो। ये हिंदू वर्ग के ही एक सदस्य हैं या एक कम्युनिटी है, आप इससे डिवाइड मत करो, ये हिंदू में ही गिने जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये मतलब हिंदू से अलग नहीं होते हैं, यहीं पे रहते हैं। लेकिन हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन जो आया था आपका वो तो फिर चला ही। खैर, अब आता है यहाँ पे कि इसके बाद इन्होंने किस किस कम्युनिटी को डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 3 समुदाय थे, वो था मुस्लिम और हिंदू और उसके बाद था सिख, ठीक है। तो ये इनको मतलब कि जो आपका है कि सामान्य का मतलब है मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी आएंगे वो सामान्य कैटेगरी में रखे गए थे। तो 3 में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था। किसका, जो सीटों का आवंटन किया जाता था प्रत्येक 10 लाख पे, उनमें से इन कम्युनिटियों में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो प्रत्येक समुदाय के लिए क्या किया गया कि प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। कैसे किया जाना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये एकल मत जो आपका आता है संक्रमणीय मत पद्धति, यहाँ पे डायरेक्ट रूप से चुनाव नहीं होता, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पे चुनाव वगैरह करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये चुनाव कुछ इस तरीके से होना था और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अब यहाँ पे ये था कि देशी रियासत यदि चुनाव कराएंगे तो ऐसे जाके सब लोग वोट नहीं कर सकते थे वहाँ पे, कि जैसे अभी ये सारा सिस्टम हो रहा था। आप देख ही रहे हो कि एक तो इसमें एकल संक्रमणीय मत की बात कर दी और जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे, और यहाँ पे देशी रियासतों में कि जो राजा रजवाड़े हैं वो अपने प्रमुख को चुने। और ऑब्वियस है कि वो अपने प्रमुख को चुनेंगे तो अपने हिसाब से चुनेंगे, यहाँ पे जनता का कोई रोल ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो चुका था कि स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी और इसके अलावा सदस्यों का जो चयन था वो कैसे किया गया था, आप देख चुके हो कि अप्रत्यक्ष रूप से था, यानी कि डायरेक्ट इसमें जनता जो है वो भाग नहीं लेती है। तो ऑब्वियसली अप्रत्यक्ष रूप से ही आप कहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि आप इसके आगे यदि हम बात करें यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था और जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर था, ठीक है। तो ये सीमित मताधिकार वगैरह तो हम लोग समझ चुके हैं। अब संविधान सभा के लिए क्या चुनाव जो होने थे, कब होने थे, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और ब्रिटिश भारत को जब चुनाव हो ही चुका था, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब संविधान सभा के लिए जो पहला चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। यहाँ पे ब्रिटिश भारत की 296 जो सीटें थी, तो इस चुनाव में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी,
208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो यहाँ पे 73 सीटें मिली थी। और उसके बाद छोटे समुदाय व स्वतंत्र सदस्यों को कितनी मिली थी? तो 15 मिली थी। और जो देसी रियासतें थी, 93 सीटें जिनके लिए आवंटित की गई थी, वो भर नहीं पाई थी। ठीक है, तो वहां पे देसी रियासतें क्या थी कि उनकी सीटें कुछ जो है वो खाली रह गई थी। और उन्होंने क्या किया कि खुद संविधान सभा से अलग करने का निर्णय, मतलब देसी रियासतें सीटें खाली क्यों रह गई थी? क्योंकि वो अलग होने का निर्णय ले लिया था। ब्रिटिश प्रांत में ही मैंने जो हिंदू मुस्लिम सिख वाला मैटर बताया जनसंख्या के अनुपात पे, वो ब्रिटिश प्रांत वाले इलाके पे ही लागू होना था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देसी रियासतों ने तो पहले बायकॉट कर दिया कि भैया हमें इसमें नहीं शामिल होना है। अब आगे क्या आता है कि जो भारत का यानी कहते जो भारत का संविधान का चुनाव था, भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। और इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक समुदाय यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो ईसाई नहीं थे, पारसी थे, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को यहाँ पे जगह मिलती है। और इनमें महिलाएं भी शामिल थी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो संविधान सभा का चुनाव होता है, वहां पे वुमेन को भी क्या जगह मिली थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाएं भी शामिल थी। और अब क्या होता है कि महात्मा गांधी के अपवाद को यदि आप छोड़ देंगे, तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। यानी कि महात्मा गांधी एक तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि वो उसके सदस्य नहीं थे। ये एक ऐसे पर्सनालिटी है कि सब कुछ करते थे बट उसके मेंबर नहीं थे। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और मैंने एक और बात बताई थी कि अब बताइएगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सनालिटी का नाम, और सिर्फ मतलब तीनों में से किसी एक में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम बताइए। कई बार ये क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं सारे पूछ रही हूँ। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते होंगे तो अवश्य आपको भी पता होगा। अब देखिए आता है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। यदि हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें, तो अभी यहाँ पे नोट करिएगा। ठीक है, आपका जो पहला पॉइंट बनता है कि संविधान सभा की जो बैठक है वो कब कब हुई, क्योंकि इलेक्टेड तो हो चुके थे, चुनाव हो चुका था, जिसको अलग होना था वो हो चुके थे, जिसको सम्मिलित होना था हो चुके थे। अब जब यहाँ पे संविधान सभा की बैठक होगी, फर्स्ट बैठक जो आपकी यहाँ पे होगी, फर्स्ट समिट जो होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, कब होती है पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, मुस्लिम लीग ने तो इसका बहिष्कार कर दिया था और अलग पाकिस्तान की मांग इसने तो पहले से ही बवाल खड़ा करके रखा था। ठीक है, और इस बैठक में क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो यहाँ पे 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और फ्रांस की तरह मतलब कि सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि जो यहाँ पे आपके सबसे वरिष्ठ, यानी कि फ्रांस की तरह, मैंने क्यों बताया यहाँ पे कि फ्रांस में कुछ इसी तरीके का अपनाया जाता है कि जो भी आपके यहाँ का सबसे वरिष्ठ मेंबर होगा उसे ही हम हेड बनाएंगे। ठीक है, तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की आपकी क्या होती है, पहली बैठक होती, कब होती है? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस टाइम क्या किया गया कि ऐसा था कि चलो कि भाई किसे सदस्य बनाया जाए, तो वहाँ के जो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वृद्ध थे, सबसे ओल्ड जो थे वो आपको दिख रहे थे, और सबसे मतलब एक्सपीरियंस वाले वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको 2, 4, 5 जो भी ऑप्शन होते हैं वहां पे नाम दिया होगा, उनमें से एक होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो आपको उसको ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, तो ये कौन होंगे जो अस्थायी थे, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अस्थायी, अस्थायी का मतलब कुछ ही टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए बनाए गए थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी मेंबर कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद, दो दिन के अंतर पे 3 बैठकें हुई थी, 2 दिन बाद फिर होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को बैठक, और वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। तो जब पहली बैठक हुई तो कब हुई? 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक कब होती है? 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर को। और पहली बैठक में अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। और इसमें दूसरी बैठक में यानी कि 11 दिसंबर को जो आपकी बैठक होती है संविधान सभा की, और वहाँ पे जो कौन अध्यक्ष बनते हैं वो आपके कौन बनते हैं? तो यहाँ पे आपके बनेंगे वो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कि आपके स्थायी मेंबर होते हैं।
ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है यहाँ पे कि इस जो अध्यक्ष ये तो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन क्या हुआ था कि उसी प्रकार यहाँ पे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही तो उपाध्यक्ष 2 नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कि जो उपाध्यक्ष थे, जो जहाँ पे हम चीजें स्किप करते हैं क्वेश्चन वहीं से उठाता है, तो इसलिए गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे कौन है? डॉक्टर एच आपका है और सी मुखर्जी, और उसके बाद आपका है बी.टी. कृष्णामाचारी। ये दो आपके होते हैं उपाध्यक्ष के रूप में, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आप कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो 2 मेंबर थे, ठीक है। एक बार फिर नाम सुनिए, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी थे। ये कौन थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक है। कौन? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और ये स्थायी थे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाए गए थे, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए गए थे, तो ये स्थायी थे। अब होता है इनका उद्देश्य। भाई इतना बवाल हो रहा है तो इनका तो कुछ टारगेट होगा ना, कोई एम होगा, तभी तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 13 दिसंबर को फिर एक बैठक होती है, और 13 दिसंबर में यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव आता पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में कई सारी बातें लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दिसंबर को फिर बैठक होती है आपकी संविधान सभा की। पहली बैठक कब? 9 दिसंबर। दूसरी बैठक कब? 11 दिसंबर। और तीसरी बैठक कब होती है? तो 13 दिसंबर को होती है 1946। और यहाँ पे जो 13 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो क्या होती है? पंडित नेहरू, जो आपके पंडित नेहरू सर थे, इन्होंने क्या किया कि आपकी जो मतलब कि सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। और इसमें कहा गया था, मतलब कई सारी बातें थी कि हम जो भारत का संविधान है वो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत जितने भी शामिल हैं सभी क्षेत्र क्या होना चाहिए? भारतीय राज्यों में शामिल, मतलब सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होगी। यानी कि इस जो प्रस्तावना मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा, तो यहाँ पे ये सारी बातें कही गई थी। एक आता है कि जो मैंने आपको बताया था ब्लूप्रिंट, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को लिंक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बार और यह पेश किया गया था, जब अंग्रेज ने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो इंडियन है वो तो अपने संविधान का निर्माण खुद से कर नहीं सकते हैं, यदि आप कर सकते हो तो आप करके दिखाओ, हम जाने तक कर सकते हो। तो फिर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा वो पूरा खाका तैयार किया गया था कि हमारे भारतीयों के लिए क्या क्या चाहिए। वहाँ पे फंडामेंटल राइट वगैरह की भी बात की गई थी। और देखो यहाँ पे क्या किया गया था, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता होनी चाहिए, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे जाके आपका प्रियम्बल बनता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जितने भी मैंने पढ़ा, चाहे वो विचार हो, अभिव्यक्ति हो, मतलब स्वतंत्रताएं आपकी हो गई, आपके अधिकार हो गए, आपके न्याय हो गए, ये सारे आपको प्रियम्बल में मेंशन मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को अपर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें कही गई थी, ठीक है। और अब क्या हुआ यहाँ पे कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त से उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारी घटनाएं जो हैं आपके कहाँ पे आती हैं, और ये जो प्रस्ताव आता है इसे स्वीकार कब कर लिया जाता है? तो आपका 22 जनवरी, 13 दिसंबर को पेश किया जाता है, 22 जनवरी को आपका ये क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे 2021 मैंने लिख दिया, 1946 होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया जाता है? अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और काफ़ी हद तक क्या होता है कि ये प्रभावित भी होता है, और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से प्रस्तावना बनी, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से हमें विचार, अभिव्यक्ति या शक्तियों
का अधिकार होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए, या सभी राज्य इसमें शामिल हो जो भी होना चाहते हैं, संप्रभु राष्ट्र की बात की गई। ये पूरा एकदम से ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, शॉर्ट कट में आपकी प्रियम्बल एक तैयार कर दी गई, इतने में आपकी प्रियम्बल आ जाती है। ठीक है, वी आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो ये जो जितना आता है ना आपके प्रियम्बल में बहुत ऑथेंटिक वर्ड लिखे गए, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, आपको पता हो। तो हालांकि इसके लिए कई सारे केस वगैरह आते हैं, उसको हम लोग अभी इसके जस्ट बाद आपका प्रियम्बल ही पढ़ने वाले, तो वहाँ पे मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगी कौन कौन से केस वगैरह आते हैं, क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, 1947 में आया था। 1947 में जब स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती। पहली बात तो आप देखोगे हुआ क्या था कि स्वतंत्रता अधिनियम तो आता है 1947 में, लेकिन इसमें ये जो माउंटबेटन योजना के तहत मैंने पहले आपको बताया 3 जून को क्या हो चुका था, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो चुका था। कब हो चुका था, 3 जून। ये 3 जून बंटवारे वाला दिन था, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बिल्कुल हड़कंप ही मचा के रख दिया था कि भैया हमें डिवाइडेशन चाहिए, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य यहाँ पे बन चुके थे। 3 जून 1947 को क्या होता है, भारत को मतलब कि भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों में ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने क्या किया, सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। अब जब क्या हो चुका था, भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का हो चुका था जब डिवाइडेशन, कब हुआ था, 3 जून 1947। किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि ये दोनों आज़ाद कब होते हैं, पाकिस्तान अपना 15 अगस्त जो आपका मतलब कि 15 अगस्त नहीं, स्वतंत्रता दिवस वो 14 अगस्त को मनाता है और हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे जो मनाते हैं तो वो खैर अलग है, लेकिन 3 जून को ही यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान का अब डिवाइडेशन होगा। और अब क्या हुआ कि देशी रियासतें भी, जिनको पाकिस्तान में जाना था वो वहाँ पे मिल गई, जिनको यहाँ पे आना था यहाँ पे मिल गई। लेकिन भाई जब बंटवारा हुआ तो ऑब्वियसली सीटें घटेगी, तो यहाँ पे जब सीटें घटती हैं, क्योंकि पहले तो 200 कितनी थी हमारी, 389 सीटें थी, लेकिन अब जब बंटवारा होने के बाद यहाँ पे देखिए सीटें कितनी बचती हैं और फिर क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की सभा में कई सारे मतलब कि आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। हुआ क्या था कि सभा को जो पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। अब यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम दिया गया और दोनों के लिए ये था। आप क्या करें, दोनों ही भारत और पाकिस्तान के लिए ये बात कह दी गई कि आप लोग अपना अपना क्या करें कि एक संप्रभु निकाय बनाएं और आप जैसा भी अपना संविधान बनाना चाहते हैं वहां पे आप बना सकते हैं। और इस अधिनियम ने क्या किया कि सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। यानी कि ब्रिटिश संसद ने जो भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए थे, यदि इंडिया या पाकिस्तान उसे अलग करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। ये 1947 के अधिनियम में हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पे अब आपको इतना ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हुआ क्या था कि जो संविधान सभा थी ना, 2 रूपों में काम कर रही थी। इसी अधिनियम के तहत 2 रूपों में वो काम करने लगी थी। तो एक था कि संविधान सभा मतलब कि एक विधायिका भी बन चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब इसमें यदि कहा जाए आपको कि सभा को 2 अलग-अलग काम सौंपे गए थे। उसी सभा को, उसी सभा के मेंबर उतने ही थे, लेकिन इनको काम क्या करना था, अलग-अलग करने थे। और काम अलग-अलग करने में बात क्या थी यहाँ पे कि जो पहला था, यहाँ पर आप देखोगे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। यानी कि क्या था, बात कर दी गई कि जो आपका स्वतंत्र भारत है उसके लिए क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, एक काम, ठीक है। और दूसरा जो था, देश के लिए आम कानून लागू करना। दोनों ही नोट करिए। पहला जो था कि संविधान सभा यानी कि स्वतंत्र भारत, ये बात नहीं भूलना आपको, स्वतंत्र भारत, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया कि संविधान बनाना था। दूसरा आपका था देश के लिए आम कानून लागू करना। अब यहाँ पे भाई इनकी अध्यक्षता भी अलग अलग लोग करेंगे। ऑब्वियस है कि जब ये अलग अलग कमेटी बैठाई जाए, अलग अलग लोग ही अध्यक्षता करेंगे। तो जब बात की जाती थी यानी कि जो आपका संविधान था, यहाँ पे जब संविधान सभा के रूप में यहाँ पे बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यानी मैंने क्या बताया कि संविधान जब बनाने की बात होती थी या संविधान की अध्यक्षता होती थी, उस टाइम पे कौन यहाँ पे अध्यक्षता करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पहले के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना आपको। और जब क्या होता था कि आम कानून
लागू करना देश के लिए, तो यहाँ पे जब इसकी बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, यानी कि जब बैठक बतौर क्या होती थी, विधायिका होती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मावलंकर करते थे। ये क्वेश्चन कई बार छपा है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है और आप इसे अपनी नोट्स में भी बाइज्जत छाप लीजिए, ठीक है। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि जब भारतीय लोगों के लिए या कि विधायिका, देखिए दोनों ही टर्म्स आपको घुमा के पूछ सकता है कि मतलब कि देश के लिए आम कानून लागू करने की जब बैठक होती थी तो कौन अध्यक्षता करता था, या विधायिका की बैठक होती थी तो कौन अध्यक्षता करता था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जीवी मामलंकर सर आएंगे। और जब बात की जाएगी कि संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो वहाँ पे आपके आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने। अब इसके बाद आता है कि संविधान सभा जो होती है 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य हो चुका था पूरा। संविधान हमारा बन के कब तैयार हो गया था, तो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। कभी आपने मॉक इंटरव्यू के जो वीडियो जाते हैं दृष्टि विजन या के जीएस जो भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी रहना है। तो यहाँ पे खैर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि संविधान सभा ये दोनों रूपों में ही काम करती रहती है। और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 तक, और 26 नवंबर 1949 का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ओ माय गॉड, आपने कल कोई दिवस मनाया क्या, आपको याद है? कल ही था 26 नवंबर, इतना फास्ट क्यों भाग रहे हो यार। यहाँ पे कल ही था 26 नवंबर और कल क्या था आपका, हमारा सबका संविधान दिवस था। क्योंकि हमारा संविधान बन के कब तैयार हो चुका था, 26 नवंबर 1949 का वो डे था जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। हमारी प्रियम्बल या प्रस्तावना जो अंगीकार आत्मार्पित समर्पित की गई थी वो कब की गई थी, 26 नवंबर 1949 का दिन ही आपके लिए वो इम्पोर्टेंट दिन है जब यहाँ पे प्रियम्बल को सौंपा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, संविधान सभा बन के कब तैयार हो गया था, लागू हुआ वो बात की बात है कब हुआ, ठीक है, 26 जनवरी, उसका भी एक रीजन है। लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950। देखिए क्वेश्चन ना आपको पढ़ के समझने की, उसमें थोड़ा सा सुनने और पढ़ने में आपको मतलब आँख कान खुले होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। हाँ, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, अरे ये तो पढ़े हैं, मतलब मार दिए, कुछ भी पूछ रहा, कुछ भी मार के कुछ भी चलेगा तो ऐसे में फिर गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि संविधान सभा बन के कब तैयार हुआ था या प्रियम्बल जो है वो कब पेश की गई थी, तो 26 नवंबर 1949 का दिन आएगा, ठीक। अब इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे और जो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे और इसकी वजह से क्या हुआ, 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की जो कुल संख्या थी 389 थी। अब कितनी रह गई थी, जब संख्या घटी तो कितनी रह गई थी, 299। इस टॉपिक को नोट करिए। तो पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद अब संख्या संविधान सभा की कितनी थी जो कि भारत के लिए संविधान बना रही थी, तो वो थी 299 रह गई थी, ठीक है। अभी तो और ये तो ठीक था। और यहाँ पे औपचारिक रूप से क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 कर दी गई और देशी रियासतों की संख्या जो 93 थी उससे 70 कर दी गई क्योंकि अब ऐसी संख्या घट चुकी थी। और अब क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के हम लोग अंत में पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे जब पढ़ेंगे, मतलब कि एक मैं आपको वहाँ पे तालिका दिखाऊंगी और वहाँ पे आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे। ऑब्वियस है कि कुछ अन्य कार्य तो किए जाने ही थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ थोड़ा नोट करिएगा। देखिए संविधान सभा में क्या हुआ था, हमारी तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे 299 मेंबर ही बचे हैं। लेकिन जब संविधान पूरे अच्छे तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें दस्तखत कराए जाते हैं, सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर करने पे कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब फाइनली संविधान में सिग्नेचर किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा जितने भी थे कि भाई अब संविधान बन के तैयार हो चुका, चलो अब यहाँ पे मतलब हम एक प्रूफ देते कि हाँ इतने लोग शामिल थे, क्या ये ऐसा था, सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो 299 थे, लेकिन यहाँ पे 284 मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं सिग्नेचर देने में, ठीक है। हो सकता है कोई स्वास्थ्य किसी का खराब रहा हो, कोई कुछ भी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बगावत था और कोई मन में बगावत भी कर लिया होगा, कोई वो नहीं है।
बट यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि संविधान में सिग्नेचर कितने लोगों ने किया, हस्ताक्षर कितने लोगों के हैं, तो 284 लोगों के हैं। ठीक है, अब भी 284 तक काम बनेगा का? इतना आसान कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। क्वेश्चन अब यहाँ बनेगा, यहाँ पे महिलाएं कितनी शामिल थी, इसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, तो जो हमारा आपका था कितना, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वहां पे 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं। लेकिन फाइनली सिग्नेचर कितनी महिलाएं करती हैं, तो जब सिग्नेचर 284 लोग करते हैं तो सिग्नेचर करने में 9 महिलाएं सिग्नेचर करती हैं, हस्ताक्षर करती हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन घुमाया गया है, यूपीपीसीएस तो दौड़ा दौड़ा के पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि महिलाएं यहाँ पे हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया था, कितनी महिलाओं के द्वारा किया गया था। देखिए 9 और 15 दोनों में बिल्कुल भी कंठस्थ रहिएगा आप लोग कि संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, लेकिन यदि बात की जाए कि हस्ताक्षरकर्ता कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि टोटल 15 थी, लेकिन सिग्नेचर जब होता है तो या तो भारत पाकिस्तान के डिवाइड से कितनी महिलाएं बचती हैं, तो 9, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन 284 में से 9 महिलाएं थी जो कि सिग्नेचर करती हैं, बाकी जो आपकी संविधान सभा की संख्या थी वहां पे से 15 महिलाएं थी। तो इस बात को याद रखना है, और क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लिया गया था, सो दैट आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अभी 2019 मतलब 2020 के पेपर में पूछा गया था, यूपीपीसीएस के पेपर में ही पूछा गया था कि भाई जो मतलब कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, शायद कुछ यही था, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे राष्ट्रीय गीत था या राष्ट्रीय ध्वज था। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था हमारे संविधान में, तो यहाँ पे अपनाया गया था कब, 22 जुलाई 1947। नोट करिए इसे, 22 जुलाई 1947 का वो दिन था जहाँ पे आपका क्या अपनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है वो कब अपनाया जाता है, 22 जुलाई 1947 को, और उसके बाद आता है 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को 2 काम होते हैं। कौन? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए जाते हैं। कब? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए जाते हैं? 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जब ये दोनों हमारे संविधान में अपनाए जाते हैं। गाए तो बहुत पहले जा चुके थे, अपनाए कब गए संविधान में, तो 24 जनवरी 1950, जब संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी को यूपी का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाए गए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947, प्रियम्बल वगैरह के पेश होने से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज हम अपना लिए थे 1947 में। जुलाई के बाद अगस्त आता है, फिर अगस्त में हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पहले ही हम 1 महीना पहले ही इसको अपना चुके थे, राष्ट्रीय ध्वज को, और फिर अगस्त में आके फहराते भी हैं उसे। ठीक है, और अब क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इलेक्शन नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे बिल्कुल मत सोचिएगा कि इलेक्शन वगैरह हुए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है कि इलेक्शन कब हुए थे। ठीक है, 1951-52 में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन क्यों डिले हुए थे वो भी मैंने आपको पूरा बताया। यदि आप एनसीईआरटी क्लास लिए होंगे तो आपको पता होगा कि उनके डिले होने का रीजन क्या था, या क्यों हुए थे, तो ये भी पता। लेकिन आपको पता है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो वो तो जनता के प्रतिनिधि वहाँ पे थे, और वहाँ पे वो बना भी देते। कब? 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जहाँ पे राष्ट्रगान तो गीत अपनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे क्या किया गया था कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे बना दिया गया था, बैठा दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती। अब यहाँ पे कुछ छुटकू मुटकू क्वेश्चन बनते हैं, जरा उन पे भी नजर डाल ही लेते हैं। तो क्वेश्चन का ये बनेगा कि संविधान सभा का बनने में इतना टाइम क्यों लगा, ये कितना टाइम लगा। पहले तो कितना टाइम लगा, ये WH वाले वर्ड थोड़ा अब पूरा कर ही लेते हैं। तो कितना टाइम लगा का मतलब क्या है यहाँ पे कि संविधान सभा मतलब कि संविधान बनने में, भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा। आई होप कि आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 2 साल यानी कि 2 ईयर, आपका 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। ठीक है, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा था।
अब पूछा जाएगा, अभी एग्जामिनर इतने से खुश कहाँ होता है, कुछ और पूछेगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि कुल संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी, तो कुल बैठकें संविधान सभा की 11 हुई थी। और संविधान निर्माताओं ने लगभग क्या किया था कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद अपने यहाँ का संविधान बनाया था। 60 देशों का अवलोकन किया, तो सिर्फ अवलोकन बस नहीं किया था, कुछ वहाँ से अडॉप्ट भी किया था। तो लगभग कितने अप्रॉक्स आप लगा सकते हो, 60 कंट्रियाँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखा गया कि 60 कंट्रियाँ अप्रॉक्स है, लगभग है। आप मेंस में लिखें, पीटी में तो लिखना नहीं, बट मेंस वगैरह में लिखें तो ये अप्रॉक्स वाला वर्ड जरूर यूज़ किया करिए, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा कभी कुछ होता नहीं है, सबका बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 60 देशों का अवलोकन किया गया था और 11 बैठकें हुई थी। बैठकों से भी क्वेश्चन बना कि कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठकें हुई थी। लेकिन अभी आपको और कन्फ्यूजन होगा, उसको भी क्लियर ही कर देती हूँ। लगे यहाँ पे हुआ था कि अवलोकन तो किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। ये जो 114 दिन की बात आई है ना, क्या हुआ, बैठकें 11 हुई थी, यानी कि जो समिट यहाँ पे आयोजित की गई थी वो कितनी थी, 11 थी टोटल संविधान सभा की। लेकिन यहाँ पे प्रारूप पर विचार कितना, भीमराव अम्बेडकर जी उसके हेड थे, जो प्रारूप कमेटी थी, तो जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पे विचार कितने दिन किया गया। देखिए प्रारूप बना देगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ प्रारूप का मैटर क्या। हमने क्या किया कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाना है संविधान सभा आज, तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा उसका एक ओवरव्यू बना के रख लेंगे कि भैया इतने 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 इतना हमें करना है, ठीक है। वहाँ से अब आपका ये प्रारूप तैयार हो चुका है, एक प्रारूप तैयार हो चुका है, ठीक है, कि चलो ठीक है इसमें ऐसा ऐसा डालना। अब उसके बाद क्या होगा कि उसका हम करेंगे अवलोकन। तो सिर्फ आपने बनाया, करेंगे हम सभी लोग मिलकर अवलोकन। अब इसमें क्या है, कैसे है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो इस तरीके से संविधान का भी प्रारूप तैयार किया जाता है। और उसके बाद उस प्रारूप का फिर सारे के सारे मेंबर्स मिलके कुछ एक कमेटी गठित की जाती है जो प्रारूप तैयार करती है। उसके बाद जितने भी मेंबर हैं वो उसका अवलोकन करते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या उसमें अभी कुछ और ऐड करना है, क्या उसमें से हटाना है। तो ये कब तक चलता है, 114 दिन तक चलता है, 114 दिन तक चलता है, ठीक है। 11 बार बैठकें हुई थी, बट 114 दिन तक प्रारूप का जो आपका था वहां पे बहस चलती है, जो उस पर विचार चलता। अभी खर्च भी लगे, आप देख ही लीजिए। तो खर्च कितना लगा था संविधान बनाने में, तो यहाँ पे 64 लाख। कुछ वनडे लेवल के एग्जाम है, कभी कभी किया जाते हैं, पीपा के बैठे रहते पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना। 64 लाख रुपए का जो आया था, खर्च आया था, ठीक है, संविधान पूरा बनाने में। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी को लागू किया गया। और यहाँ पे 51-52 में क्या होते हैं, आम चुनाव होने के बाद से होने वाली नई संसद के निर्माण तक, जो भारत की अंतरिम संसद के रूप में ये काम करती रहती है, कौन, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम करती है, जब तक कि 51-52 के चुनाव कंडक्ट नहीं करा दिए जाए, और तब तक, क्योंकि 51-52 में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जो एनसीईआरटी में आपका पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया है, वहाँ पे ये था कि देखो 51 में ही चुनाव हो जाते, 50 में हम जनवरी में ही ऑब्वियसली की स्वतंत्रता पा चुके थे, सॉरी स्वतंत्रता काय को, संविधान लागू हो चुका था, तो चुनाव कंडक्ट करा सकते थे। लेकिन जब वो एक निर्वाचन आयोग का 1950 में ही गठन कर दिया गया था, अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन थी उसे जांच पड़ताल के लिए, सबका वोटर आईडी वगैरह बनाने के लिए काम सौंपा गया। अब वहाँ पे भैया बना दिया गया, पहले तो पति होती का नाम लेते नहीं थे, फला की बीबी, फला की माता, फला की बहन। अब ये फला की मतलब फला क्या है, अब किसी की पहचान ही नहीं था कि ये है क्या। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ऐसे चुनाव कंडक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी की पहचान ही नहीं है, पता नहीं फला की बीबी कौन आके वोट डाल जाएगी, यानी कि एक इंसान के नाम पर 10 वोटें पड़ेंगी। तो भारत में यदि जनसंख्या 125 करोड़ है, तो वोटें तो पड़ जाएंगी 350 करोड़, क्योंकि वहाँ पे फला 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 कितने फले होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल ना निकले, और इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब फिर से कमेटी गठित की जाएगी, और फिर से क्या किया जाएगा कि फिर से सर्वे किया जाएगा, फिर से सबका मतलब कि नाम वगैरह सही सही से भरा जाएगा कि भाई एग्जैक्ट नाम क्या है, कि मतलब ये फला की बीवी ना होके किसकी बीवी है, रमेश की, उमेश की, शंकर की, किसकी बीवी है। तो इस तरीके से फिर बाद में होता है, और तभी थोड़ा डिले लग गया पूरे इंडिया का करने में, छोटा सा देश नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लगा। और फाइनली फिर 51-52 में चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं। डिले होने का रीजन सबसे बड़ा यही था, आला फला वाला था मैटर, ठीक है। अब उसके बाद आता संविधान सभा की कुछ कमेटियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन्हें छोड़ना मतलब बहुत ही बुरी बात है। तो कमेटियों के बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ था। ये कमेटियाँ कौन कौन सी हैं,
और ये कमेटियाँ आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन इन कमेटियों से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमेटियाँ कितनी थी? 8 थी, और कुछ छोटी कमेटियाँ, छोटी मोटी बहुत सारी कमेटियाँ थी, लेकिन जो मेजर बड़ी कमेटियाँ थी आपकी, वो हमारी कितनी थी? 8 थी, ठीक है। और 8 में से जो पहली आपकी आती है संघ शक्ति समिति, कौन सी थी? संघ शक्ति समिति। और यहाँ पे इसके हेड कौन थे? तो ये हेड थे, मतलब कमेटी का नाम और हेड का नाम ही याद रखना, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो उससे मैटर नहीं है हमारा, ठीक है। तो जो संघ शक्ति समिति है, तो यहाँ पे इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए संघ और संघीय, ये ये दोनों के ही जो हेड थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। अभी यहाँ पे ना देखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप खुद ही फंस जाओगे। खैर पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि हमने पहले बताया संघ की, उसके बाद मतलब संघ शक्ति समिति की, उसके बाद संघीय संविधान समिति की, दोनों के जवाहरलाल नेहरू। तीसरे हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। प्रारूप कमेटी के हेड कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उसके बाद आता है यहाँ पे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार कमेटी जो गठित की गई थी, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे सरदार पटेल जी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत 5 इसकी उप कमेटियां थी, जो कि थी मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। तो ये ना भी याद रहे तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना आपको, जो 5 इसकी उप समितियां हैं, ठीक है। मेजर कमेटी आप याद रखो। उसके बाद खैर मैं बता देती हूँ। उसके बाद जो था उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर यदि आप देखोगे, तथा आंशिक रूप से जो कुछ छोड़े गए क्षेत्र थे, उनके लिए जो कमेटी गठित की गई थी, गोपीनाथ बरदोई उसके हेड थे। और कुछ छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों में, जैसे कि असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए क्या थी? एक उप कमेटी और गठित, मतलब पूर्वोत्तर स्टेट के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ए.वी. ठक्कर थे। ये कहाँ पे मैंने बताया, जो मौलिक अधिकारों का 5वीं कमेटी थी ना, उसकी उप कमेटियां थी, जिसके हेड सरदार पटेल जी थे। अब यहाँ पे आता है 6वीं, और ये थी प्रक्रिया नियम कमेटी। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी, तो यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे घुमाया था, अभी एक टेस्ट सीरीज में मैंने देखा वहाँ पे कि जो दृष्टि की टेस्ट सीरीज थी शायद, मतलब इतना प्यार से घुमाया था ना क्वेश्चन कि कसम से ना बहुतों की हवा निकल गई। पूछा क्या गया था कि हमने तो अंदाजा लगा लिया, रटते हैं तो बस एक ट्रिक बना के रट लेते भैया, प्रांत का किसने किया, राज्य का किसने किया, चलो काम खत्म करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे क्या पूछ लिया कि राज्यों के लिए जो समिति का गठन किया गया था, उसके हेड कौन थे? और उसके हेड में जब बात आई, तो ऑब्वियस है कि सबको लगेगा जवाहरलाल नेहरू है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया राज्यों के लिए समिति, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही है, लेकिन आपको लगेगा सरदार पटेल है। मतलब कंफ्यूजन जो ये हुआ था वो ये हुआ था क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति की हेड कौन है? प्रांतीय संविधान समिति, इसके हेड कौन है आपके? तो इसके हेड है सरदार पटेल जी, ठीक है। लेकिन जब बात आए कि राज्यों के लिए जो यहाँ पे आपकी समिति का गठन किया गया था, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली जो कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? तो जे.एल. नेहरू जी थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी राज्यों के लिए जो समिति थी उसके हेड थे। अब देखिए संचालन और प्रक्रिया नियम समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर, हमें याद करना सीधे सा मतलब है, हमें याद होने से मतलब होना चाहिए। तो दोनों संघ की शक्तियां जब बात की जाएंगी, संघ और राज्य, बस इतना याद रखिए आप लोग कि जब संघ और राज्य की बात आए, यानी कि मैंने क्या बताया, संघ शक्ति कमेटी, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, तो संघ और राज्य की जहां पे भी बात आए आप जवाहरलाल नेहरू टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? प्रांत, प्रांत अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार, इनकी जब बात आती है तो आप क्या देखोगे कि जो प्रांतीय संविधान कमेटी है, मौलिक अधिकार के रिलेटेड है, या कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड है, वहाँ पे सरदार पटेल जी मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रारूप कमेटी, सबका बच्चा बच्चा को याद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और उसके बाद आता है आपका कौन सा कि प्रक्रिया नियम और संचालन समिति, तो भैया हमारे की बड़े हेड ही करते हैं ना, प्रक्रिया उक्रिया संचालन करते हैं, ठीक है। संचालक काफ़ी हेड होते हैं। तो जो प्रक्रिया बनाने, प्रक्रिया जो भी किस तरीके से नियम और संचालन कमेटी, वैसे मैं देखिए याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, कोई ये नहीं मेरा मतलब कि कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें लिख लेना है, इन्हें याद कर लेना है। मैं एक एक टॉपिक को 10 बार बोल रही हूँ, ठीक है। आई होप कि क्लास में ही याद हो गया होगा, बट यदि नहीं भी याद हुआ है तो एक दो बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ना कुछ जो प्रारूप कमेटी है वहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ, और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट आप लिख लीजिए उसे जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पे प्रारूप कमेटी, ठीक है, यानी कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमीशन है, तो इसमें आप बात करेंगे प्रारूप समिति में। यहाँ पे भी आपके 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट संख्या ही पूछ ली जाती, प्रारूप कमेटी में कितने सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर को मिला लिया जाए तो 7 थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है, किसका, प्रारूप कमेटी का, और इसमें 47 में हुआ था, ठीक है। और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। मैंने अभी बताया ना कि उसका खाका तैयार करना था, फिर उसमें 114 दिन तक की बहस हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 7 सदस्य थे, और वो 7 सदस्य कौन कौन से थे, पहले इसके हेड थे, हेड मिला के 7 थे, ठीक है। हेड को हटा दिया जाए तो 6 होंगे, तो हेड सहित कितने थे, 7 थे, यानी कि 6 + 1, यानी कि 6 अन्य मेंबर, एक हेड थे। हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सारे के सारे यहाँ कृष्ण गोपाल यानी कि कन्हैया जी के नाम से ही आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे कौन थे, एन गोपाला स्वामी अंगयार। दूसरे जो कौन आते हैं आपके, तो वो आते हैं एन गोपाला स्वामी अंगयार, ठीक है। उसके बाद आपके तीसरे कौन आएंगे, तीसरे आएंगे अल्लादी, यानी कि अल्लाह भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कौन आएंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। उसके बाद आपके जो चौथे आते हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी आते हैं, फिर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो करके थे, और फिर 6वें नंबर पे आते हैं एन माधवराव, यानी कि इन्होंने क्या किया था, बी.एल. मित्र का जगह ली थी, क्योंकि वो स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा यहाँ पे अपना इस्तीफा दे देते हैं। और टी.टी. कृष्णामाचारी 7वें नंबर के थे, लास्ट थे, और इन्होंने भी डी.पी. खेतान की जगह ली थी, ठीक है, क्योंकि डी.पी. खेतान जी की हो गई थी मृत्यु। तो ये 7 हैं। पहला, एक बार फिर इसको रिकॉल करिए, पहला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा एन गोपाला स्वामी अंगयार। तीसरा कौन था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे कौन थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वें कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वें कौन थे, एन माधवराव, और ये किसकी जगह ली थे, बी.एल. मित्र की। उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी, ये इन्होंने किसकी जगह ली थी, डी.पी. खेतान की जगह ली थी, ठीक। अब यहाँ से आपका ये पूरा संविधान का जो है वो तैयार होता है। लेकिन अभी एक और आती है कि प्रारूप समिति ने क्या किया, अपना प्रारूप तैयार करने में कितने महीने का मतलब कितना महीना लिया, 6 महीने लिए। और बैठक कितनी हुई थी प्रारूप कमेटी की। देखिए बैठक, मैंने क्या बताया, संविधान सभा की कुल बैठक, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। संविधान सभा की कुल बैठक 11 है, लेकिन प्रारूप कमेटी जो बनाई गई थी उसकी कुल बैठक कितनी होती है, उसकी कुल बैठक 141 होती है। उस पर विचार कितने दिन तक किया जाता है, 114 दिन तक किया जाता है। ये सारी बातें आप ना भूलने वाली है नहीं, और भूल जाते हैं ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। इसलिए भूलने की तो आप कोशिश करिएगा ही मत। और संविधान का जो प्रभाव में आना कि संविधान किस तरीके से आता है, इसमें क्या क्या होता है, वो ज़्यादा इतना आपके लिए है नहीं कि मतलब क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। बस जितना इम्पोर्टेंट है उतना याद रखिए। और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, उस दिन 395 अनुच्छेद थे, और यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान। मूल संविधान क्या था, मूल संविधान जब लागू हुआ उस टाइम तक कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितनी आपकी भाग थे, कितने शेड्यूल्स थे, वो सारी चीज़ें मूल संविधान के अंदर। फिर उसके बाद संशोधन करके बढ़ाया गया, वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, कुछ लोग ना इसका क्रिटिसाइज कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्रतिनिधित्व तो मतलब कि निकाय नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि संप्रभुता का यहाँ पे अभाव है। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया समय की बर्बादी, इतना समय कौन लेता, 2 साल 11 महीने, अमेरिका का तो 4 महीने में बन गया था। उसके बाद आता है कांग्रेस का प्रभुत्व, यहाँ पे लोगों का कहना कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। कुछ कहते कि राजनीति यानी कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का ही ये प्रभुत्व था यहाँ पे संविधान बनाने में, हिंदुओं की प्रभुत्व थी। तो बहुत से लोग हैं जो अपना अपना मत देते हैं, खैर वो जो भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये जो मत है ना लक्ष्मीकांत की बुक से आप पढ़ लीजिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने अभी क्रिटिसाइज का बताया ना, तो वकीलों का गढ़ या ये ऐसे कुछ मतलब बात कर दिया जाता है, तो हमें थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके
पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, बट अपने पीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हमने सारी बातें क्लियर कर ही ली हैं। और संविधान के यदि आप पिता के रूप में जानेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे उन्हें संविधान यानी कि आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि संविधान का जो प्रमुख शिल्पकार, प्रारूप तो पूरा ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था, और इसलिए यहाँ पे। और कभी कभी ना क्वेश्चन यदि ऐसा बन जाए कि संविधान को लिखा किसने था, ये मैटर बड़ा वही पेचीदा है। संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था गलत है यार ऐसे स्टेटमेंट ही गलत है कि संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। संविधान में 389 मेंबर थे, सबका अपना अपना रोल था। किसी का आप बता सकते हो किसका कम था, किसी का कम नहीं था, सबका इक्वली था, कहीं पे भी कम ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो ड्राफ्ट वगैरह एक तैयार करना, उनको जो कमेटी सौंपी गई उसके तहत जो भी अपना बनाते हैं, तो एक हिसाब से आप कह सकते हो। लेकिन कहा जाए कि सिर्फ इन्हीं का योगदान था, सब में से एक ये भी थे जिनका योगदान था, लेकिन सिर्फ इनका ही योगदान है भीमराव अम्बेडकर जी बस का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप ऐसा बिल्कुल भी कभी भी कोई स्टेटमेंट ऐसा कहे तो उसको सीधे सिरे से नकार सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में था शायद, वहाँ पे पूछा गया था कि भैया संविधान को लिखा किसने लिखा किसने, मतलब लिखा का मतलब आप समझ रहे हैं, हस्तलिखित जो ऐसे, मतलब उसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो, आप एक लिखने वाले हो, ठीक है, राइटर हो। तो वहाँ पे लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इन्होंने संविधान को क्या किया था, ऐसे ऐसे पूरा वो जो लिखित में है ना उसको लिखा था। कुछ लोगों ने उनका मतलब पूरा वो तैयार किया था, सजाया धजाया था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इनका नाम ये पूछा गया है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे लिखा था। मुहर के रूप में यहाँ पे हाथी को अपनाया गया था। खैर वो सब ठीक है। अब हम कल बात करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। यदि इसकी पीडीएफ बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बनी तो कल फिर आपको ब्लैंक स्लाइड में ही पढ़ना पड़ेगा। बट देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सारी बातें ना एक एक करके क्लियर करेंगे जितना भी है, और जितना मुझे नहीं लगता कि इतने में भी कोई अब प्रॉब्लम होगी। 2 से 4 बार मैं वही वही बोलती हूँ, इतना टाइम लग रहा है, तो आपको वो चीज़ें क्लास में ही रट जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज तो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।